नमस्कार। सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पीछे की कक्षाओं में बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ रहे थे, तो जो स्टूडेंट अभी अभी अपने इस सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नया आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने चैनल को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम लोग बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ रहे थे और बौद्ध धर्म के अंतर्गत आज हम महात्मा बुद्ध की कुछ एक मुद्राओं के बारे में बातचीत करेंगे। और उसके बाद में कुछ एक महत्वपूर्ण स्तूप है, मठ है, उसके बाद में चैत्य है, गुफा है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो स्टूडेंट अभी अभी नया है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नवीनतम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, करते जाओ शेयर, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो जब हम कक्षा को शुरू करें। तो चलिए आज का अपना जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध के बारे में। जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, उस प्रतिमा की 5 मुद्राएं बताई गई है। क्या बताई गई है? 5 मुद्राएं बताई गई है। वो कौन कौन सी मुद्रा हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान से आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा की 5 मुद्राएं। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा की 5 मुद्राएं, यानी महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनी हैं, महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनी हैं वो कौन कौन सी मुद्राएं में अपने को मिलती है। ठीक है, तो पहली बात करें तो पहली है ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने आप को ध्यान की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा। तीसरा है, हम बात करें भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी भूमि पर, भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, उसके बाद में वार्ध मुद्रा में चौथी अपने को मुद्राएं या मूर्तियां मिली है, प्रतिमा मिली है, वह वाराद मुद्रा। वाराद मुद्रा। ठीक है, उसके बाद में धर्म चक्कर या हम कहें व्याख्यान मुद्रा, यानी लोगों को क्या दे रहे हैं? प्रवचन दे रहे हैं, अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो वो है धर्म चक्कर या व्याख्यान मुद्रा। धर्म चक्कर या हम बात करें व्याख्यान मुद्रा, यानी महात्मा बुद्ध की 5 मुद्राओं में अपने को प्रतिमाएं मिलती है। ठीक है, कितनी मुद्राओं में? 5 मुद्राओं में। कौन कौन सी मुद्रा में? ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, वार्ध नहीं है, वाराद मुद्रा में। ठीक है, और धर्म चक्कर या हम बात करें व्याख्यान मुद्रा में। ये 5 प्रकार की मूर्तियां अपने को या प्रतिमाएं अपने को महात्मा बुद्ध की मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद में बौद्ध धर्म में 5 स्कंद बताए गए हैं। क्या बताए गए? 5 स्कंद बताए गए हैं, जैसे शरीर है, अनुभूति है, प्रत्यक्ष है, विचार है, इच्छा है। ये क्या है? 5 स्कंद है। किस धर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे इनको? बौद्ध धर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? बौद्ध धर्म के। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। ठीक है, आगे अपने ग्रुपों में भेजते रहो, जो आपके पास ग्रुप है उस ग्रुपों में कक्षा को सेंड करते रहो। ठीक है, तो पंचस्कंद कहा जाता है इसको। तो बात करें बौद्ध धर्म के पंचस्कंद। बौद्ध धर्म के पंचस्कंद। अपने को ये 5 नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। कौन कौन से 5 नाम हैं उनके बारे में अपने को ध्यान देना है। शरीर, ठीक है, दूसरा है अनुभूति,
तीसरा है प्रत्यक्ष, ठीक है, और चौथा है इच्छा, और पांचवा है विचार। क्या है? विचार। तो सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में स्कंद है, तो कितने स्कंद है? 5 स्कंद है। कितने स्कंद है? 5 स्कंद है। निम्न में से स्कंद नहीं है, 5 स्कंद में शामिल नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इच्छा है, विचार है, शरीर है, अनुभूति है, प्रत्यक्ष है, ये सभी के सभी क्या है? बौद्ध धर्म के 5 स्कंद है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्तूप के बारे में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उनको अलग अलग स्थानों पे ले जाया गया और उन अवशेषों के बारे में बात करें। तो बात करते हैं स्तूप। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप क्या है। ठीक है, स्तूप किसे कहते हैं? तो बात करें कि स्तूप है जो बौद्धिस्ट या बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनकी मृत्यु होने के बाद या उन पर या उनके अवशेषों पर जो समाधि बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? समाधि बनाई जाती है। या समाधि या अवशेषों पर बनाए गए अर्धचंद्राकार आकृति क्या कहलाती है? स्तूप कहलाती है। यानी जो इस प्रकार की आकृति बनी हुई होती है, ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनी हुई होती है, उसको क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। तो अपने को ये ध्यान देना है कि अर्धचंद्राकार आकृति जो अवशेषों पर बनाई जाती है उसे ही हम लोग के क्या नाम देंगे? स्तूप नाम देंगे। तो समाधि या अवशेषों पर बनाई गई अर्धचंद्राकार आकृति, समाधि या हम बात करें अवशेषों पर बनाई गई अर्धचंद्राकार आकृति स्तूप कहलाती है। उसके अलावा आप ये भी ध्यान देना, आपने जलती हुई आग को देखा होगा, यानी चूल्हे में जलती हुई आग नहीं, कहीं पर बहुत ज़्यादा लकड़ है या लकड़ियां हैं, उसमें आग लगी हुई है और उसके बाद में फिर वो आग अपने लपटों के साथ इस आकृति में जलती हुई दिखाई दी है। तो उस जो पूरी आग की जो लो बनती है वो भी क्या कहलाती है? स्तूप कहलाती है। ठीक है, तो ये अर्धचंद्राकार आकृति है, ये क्या कहलाती है? स्तूप कहलाती है, जो किस पे बनी हुई होती है? अवशेषों पे बनी हुई होती है। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करें, स्तूप के अंदर एक गर्भगृह होता है, जिस प्रकार से अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत एक मंदिर में गर्भगृह होता है जहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं? मूर्ति रखते हैं, यानी भगवान की, चाहे वो कोई भी भगवान हो, उस भगवान की मूर्ति रखते हैं। उसी प्रकार से स्तूप के अंदर भी क्या होता है? गर्भगृह होता है, और उस गर्भगृह को क्या कहा जाता है? हर्मिका या हार्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिका या हार्मिका। स्तूप के गर्भगृह को क्या कहा जाता है? स्तूप के गर्भगृह को हर्मिका या हार्मिका कहा जाता है। क्लास को शेयर करते रहना साथ साथ में, ठीक है, भूल मत जाना।
स्तूप के अंदर जो जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई होती है, जो गर्भगृह होता है, उसको क्या कहा जाता है? आर्मिका कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि सबसे प्राचीन जो स्तूप है भारत में, सबसे प्राचीन जो स्तूप है वो कौन सा है? बरहुत का स्तूप है। कौन सा स्तूप है? बरहुत का स्तूप है, जो कहाँ स्थित है? सतना, मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। कब निर्माण हुआ था बरहुत के स्तूप का? शुंग काल में उसका निर्माण हुआ था। और उसकी खोज है, या बरहुत के स्तूप की जो खोज है वो 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस बात को। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे यानी भारत में सबसे प्राचीन स्तूप, तो आपका उत्तर रहेगा बरहुत का स्तूप। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बरहुत का स्तूप है। इस बरहुत के स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था शुंग काल में। किस काल में हुआ था? शुंग वंश के काल में हुआ था। ठीक है, याद रखना, शुंग काल में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी जो खोज की थी वो हुई थी 1873 में। खोज कब हुई थी? खोज हुई थी 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था ये? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन उठा है, तो याद रखना है कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप तो कहाँ है? बरहुत का स्तूप। वैसे आपको विश्व का सबसे प्राचीन स्तूप पूछा जाए तो पिपरवा का स्तूप। ठीक है, पिपरवा जो नेपाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन स्तूप बरहुत का स्तूप, और निर्माण शुंग काल में हुआ था। खोज 1873 की है। ठीक है, और अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप। अमरावती का जो स्तूप है ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से इस पॉइंट को सुनना। गुंटूर आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप का है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये स्तूप है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया है, यानी सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके अन्य नाम धान्य कटक का स्तूप भी कहा जाता है, धरणी कोट का स्तूप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ अमरावती का स्तूप का है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ ये स्तूप है। ठीक है, इसके बाद में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको धान्य कंटक भी कहा जाता है और धरणी कोट भी कहा जाता है। यानी इसके नाम, अन्य नाम है धान्य कंटक और धरणी कोट। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, धरणी कोट का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है? तो धरणी कोट का स्तूप है वो आंध्र प्रदेश राज्य में और गुंटूर में स्थित है। समझ में आ रहा है ये बात? चलो तो आगे एक बार और राउंड लगा दो, शेयर कर दो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में अगला है धमेक या सारनाथ का स्तूप। धमेक इसी को कहा जाता है सारनाथ का स्तूप। धमेक या सारनाथ का स्तूप ये कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश।
सी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका जो धमेक या सारनाथ का स्तूप है, इसका निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल। ठीक है। उसके बाद में है कंगनहली का स्तूप। कंगनहली का स्तूप, कंगनहली का स्तूप है वो कहाँ पर है? कै को कैसे मिला के याद रखना। कंगनहली कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कहाँ स्थित है? कर्नाटक। समझे आगे बात? स्तूप किसे कहते हैं? यानी किसी समाधि या अवशेषों पे बनाई गई अर्धचंद्राकार आकृति क्या कहलाती है? स्तूप कहलाती है। और हम लोगों ने मुख्य मुख्य स्तूपों की यहाँ पे चर्चा की है। जैसे अमरावती के स्तूप की बात की, उसके बाद में बरहुत के स्तूप की बात की, धमेक के स्तूप की बात की, कंगनहली के स्तूप की बात की। तो ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मठ या विहार। यानी बौद्ध धर्म में मठ या विहार क्या चीज होती है? अगली ही बात है मठ या विहार। अब बात करते हैं मठ या विहार क्या होती है। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो रहने के स्थान होते हैं या निवास स्थान होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? मठ या विहार कहा जाता है। यानी जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? मठ या विहार कहा जाता है। ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, ठीक है, क्या कहलाते हैं? मठ या विहार कहलाते हैं। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण मठ की बात करें या सबसे बड़े मठ की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण मठ है वो तो है गौतमी विहार मठ। यानी महत्वपूर्ण मठ या विहार गौतमी विहार या मठ सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जो कहाँ पड़ता है? नासिक महाराष्ट्र में। यानी ये मठ कहाँ स्थापित है? नासिक महाराष्ट्र में। ठीक, कहाँ स्थित है ये? नासिक महाराष्ट्र में। अब बात करें भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा मठ है वो तवांग मठ है। कौन सा मठ है? तवांग मठ है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। यानी ये दो महत्वपूर्ण मठ है। और भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद में कुछ एक महत्वपूर्ण मठ है, उसमें बात करते हैं जैसे अलची मठ, स्पीतुक मठ, से मठ। अलची मठ, स्पीतुक मठ, स्पीतुक मठ, या हम बात करें से मठ। से मठ, ये सभी के सभी जो मठ है ये लद्दाख में। यानी ध्यान देना, अलची मठ, स्पीतुक मठ, से मठ, ये कहाँ है? लद्दाख में।
कहाँ ये, लद्दाख। उसके बाद में हम बात करें धनकर मठ, नाको मठ, के मठ, ठीक है, और तांबो मठ, ये हिमाचल प्रदेश में है। जैसे धनकर मठ, ठीक है, नाको मठ, ठीक है, नाको मठ, इसको ये किन्नौर में है। कहाँ है, किन्नौर में। ये इसको किन्नौर मठ भी कहा जाता है, ठीक है, नाको मठ को किन्नौर मठ भी कहा जाता है। के मठ और तांबो मठ, ये मठ है, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना है। मठ किसे कहते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, मठ या विहार कहा जाता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो मठ है भारत का, वो गौतमी विहार मठ है, जो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मठ है वो तवांग मठ है, जो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अलसी मठ, स्पीतुक मठ, से मठ, ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में है। धनकर मठ, नाको मठ, के मठ, तांबो मठ, ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में है चैत्य या गुफा। चैत्य या गुफा, यानी बौद्ध भिक्षुओं के जो पवित्र स्थान होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के जो पवित्र स्थान होते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपनी पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है, चैत्य या गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के पूजागर कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, बौद्ध भिक्षुओं क्या कह सकते हैं, पूजागर। बौद्ध भिक्षुओं के पूजा घर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, चैत्य या गुफा के नाम से हम लोग जानते हैं। चैत्य के अंदर और जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी जाती है, यानी जहाँ पर महात्मा बुद्ध के चित्र रखे जाते हैं, उसे दागोआ कहा जाता है। उस चित्र को क्या कहा जाता है, दागोआ कहा जाता है। ठीक है, चैत्य के अंदर महात्मा बुद्ध के चित्र को दागोआ, ध्यान देना इस बात, दागोआ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, दागोआ कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख चैत्य और गुफा कौन कौन सी है। तो प्रमुख गुफा या चैत्य, भांजा या कारले की गुफा, भांजा व कारले की गुफा। ध्यान से, कई बार पूछ लिए गए ये कि कारले की गुफा कहाँ स्थित है, भांजा की गुफा कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये दोनों गुफाएं हैं, या हम बात करें भांजा की गुफा और कारले की गुफा, ये पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ ये, पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। शेयर करते जाओ साथ साथ में, भूलो मत, आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, आपके पास जितने भी ग्रुप वगैरह हैं उसमें सेंड कर दो। ठीक है, उसके बाद में
अजंता, एलोरा, पित्तलखोरा। अजंता, ठीक है, गुप्त काल में निर्मित गुफाएं। एलोरा, अजंता, एलोरा और पित्तलखोरा। पित्तलखोरा की गुफाएं। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी अभी सितारा क्लासेस के चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अजंता, एलोरा, पित्तलखोरा, ठीक है, ये गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, औरंगाबाद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कई बार कंपटीशनों में पूछी गई है ये, ठीक है, ध्यान से रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, ठीक है, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, पित्तलखोरा की गुफा कहाँ स्थित है, निम्न में से ऐसी कौन सी गुफा है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, यहाँ से भांजा उठा लेगा, कारले उठा लेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा, कन्हेरी की गुफा है, ये मुंबई महाराष्ट्र में, यानी ये मुंबई में है। तो ये भी ध्यान देना, पूछा जा सकता है निम्न में से ऐसी कौन सी गुफा है जो औरंगाबाद के अंतर्गत नहीं आती। यहाँ कन्हेरी दे सकता है तो चारों की चारों ही कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंतर्गत है। चारों की चारों कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पे अपने को ध्यान देना है ये मुंबई के अंतर्गत आती है, तो ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद में बात करें बाराबर की गुफा। आगे मौर्य काल में भी पढ़ेंगे इस गुफा को, तो ठीक है। बाराबर की गुफा ये कहाँ है? बिहार के अंतर्गत। कहाँ है? बिहार। उसके बाद में बात करें बाघ की गुफा। बाघ की गुफा, बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार, मध्य प्रदेश। धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पर है धार, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको स्तूप के बारे में भी अच्छा समझ में आया है, चैत्य के बारे में भी अच्छा समझ में आया होगा, गुफाओं के बारे में भी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, और मठ और विहार भी आज से आप जानने लगे हो कि मठ क्या होते हैं, स्तूप क्या होते हैं, गुफा और चैत्य क्या होती है। उसके बाद में बात करते हैं कुछ एक तथ्यों की। नवयान बौद्ध धर्म की विचारधारा। नवयान बौद्ध धर्म की विचारधारा के प्रतिपादक या किसने चलाई, या यहाँ पर कौन मुख्य है नवयान विचारधारा के अंतर्गत। नवयान बौद्ध धर्म की विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी। बौद्ध संघ की स्थापना, सीधे सीधे तथ्य है, ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध ने की थी। क्योंकि पीछे की कक्षा के अंतर्गत कुछ एक तथ्य काम नहीं आए होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
यानी पीपल वृक्ष, जिसको ज्ञान की प्राप्ति के बाद में बोधि वृक्ष कहा गया था, ठीक है, उस वृक्ष को संशाक ने कटवाया था। किसने कटवाया था? संशाक ने, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त बोधि वृक्ष या हम बात करें पीपल वृक्ष, बंगाल का शासक था, बंगाल क्षेत्र का शासक था संशाक। बोधि वृक्ष को बंगाल के शासक संशाक ने कटवा दिया, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये तथ्य है और इम्पोर्टेंट तथ्य है, ठीक है। उसके बाद में बात करें गांधार शैली। गांधार शैली जो विकसित हुई थी वो हुई थी कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। और कुषाण काल में कनिष्क का जो काल था वो गांधार शैली का सबसे बेस्ट काल रहा था, ठीक है, सबसे टॉप काल रहा था। तो ये कनिष्क के काल में विकसित हुई थी, कनिष्क के काल में विकसित हुई, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने गांधार शैली किस लिए लिया ये शब्द, क्योंकि महात्मा बुद्ध के कार्यों का जो संजीव व्याख्या करती है, या कार्यों की बात करें या सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी शैली है, ऐसी कौन सी शैली है जो महात्मा बुद्ध के जीवन का या महात्मा बुद्ध की संजीव व्याख्या करती है, तो वो शैली कौन सी है? गांधार शैली है। कौन सी शैली है? गांधार शैली है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो शैली है ये महात्मा बुद्ध के जीवन व कार्यों की संजीव व्याख्या करती है। यानी मैं आपको जो पॉइंट करवा रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद में एक शैली की बात आती है, मथुरा शैली। ये तो क्या करती है? गांधार शैली तो महात्मा बुद्ध के जीवन या महात्मा बुद्ध की क्या करती है? संजीव व्याख्या करती है, ठीक है। और जो गांधार शैली है वहाँ पर मथुरा शैली है, मथुरा शैली के अंतर्गत क्या है कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उस मूर्ति के पीछे और इस प्रकार का, यानी यहाँ उस मूर्ति के पीछे यानी उस चेहरे के पीछे, आपने कभी मूर्तियाँ देखी होगी, मूर्तियों के पीछे जो भी देवता होते हैं उसके पीछे एक प्रभामंडल दिखाई देता है, प्रभामंडल दिखाई देता है। अब ध्यान देना, यहाँ सिर्फ आपको प्रभामंडल ही याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के मुख के चारों ओर प्रभामंडल से प्रभावित जो मूर्तियां हैं या महात्मा बुद्ध की जो ऐसी मूर्तियां जो प्रभामंडल युक्त है वो किस शैली की है? तो वो कौन सी शैली की है? मथुरा शैली की है। यानी मथुरा शैली ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में प्रभामंडल का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? प्रभामंडल का प्रयोग किया है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के मुख के चारों ओर प्रभामंडल, महात्मा बुद्ध के मुख के चारों ओर प्रभामंडल, ये संजीव व्याख्या करती है गांधार शैली। प्रभामंडल का प्रयोग किया गया है मथुरा शैली। कौन सी शैली में?
मथुरा सिल्क। अब बात करते हैं आगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो मुख्य विश्वविद्यालय है। सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, बौद्ध धर्म के कोई जरूरी नहीं कि भी बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ से पूछा जाए, इन विश्वविद्यालयों से सीधा क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है कि कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, और इन विश्वविद्यालयों का जो संबंध है वो किस धर्म से भी रहा है, बौद्ध धर्म से भी रहा है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय या प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय। बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में है। इसका जो संस्थापक था नालंदा विश्वविद्यालय का, गुप्त वंश का शासक था। किस वंश के काल में हुआ था ये, गुप्त वंश के काल में। ठीक है, और कौन शासक था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, या कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो ये कौन से धर्म से संबंधित विश्वविद्यालय है, बौद्ध धर्म से। किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में दूसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय है ये भावनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात में स्थित है। ये मैत्रक वंश का यहाँ पे शासक था। मैत्रक वंश के द्वारा बनवाया गया है, या मैत्रक वंश का शासक था जिसका नाम था भट्टारक। क्या नाम था, भट्टारक। किसके द्वारा बनवाया गया था, भट्टारक के द्वारा बनाया गया था। और हम लोगों ने बात की थी हीनयान धर्म की, बौद्ध धर्म की कुछ एक शाखाएं हैं, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा दी जाती है हीनयान धर्म की, यानी बौद्ध धर्म की एक शाखा है हीनयान की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है, निम्न में से ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो हीनयानों से संबंधित है या हीनयान शाखा से संबंधित है। तो हीनयान से संबंधित कौन सा है, वल्लभी विश्वविद्यालय है। कौन सा है, वल्लभी विश्वविद्यालय। उसके बाद में नेक्स्ट है औदंतपुरी विश्वविद्यालय। औदंतपुरी विश्वविद्यालय पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार शरीफ, बिहार में स्थित है। बिहार शरीफ बिहार में स्थित है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना है वो पाल वंश के एक शासक का नाम था गोपाल। क्या नाम था, गोपाल। गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। किस वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था, जिसका नाम क्या था, गोपाल। ठीक है, और किसकी शिक्षा दी जाती है यहाँ पे, महायान की। महायान से संबंधित है। कौन सी शाखा से संबंधित है ये, महायान शाखा से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो
अचिंतक गांव बिहार में स्थित है। अचिंतक गांव बिहार में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अचिंतक गांव बिहार में स्थित है। और इसकी स्थापना भी पाल वंश के काल में हुई थी और शासक का नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा, धर्मपाल। और यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी वज्रयान शाखा से संबंधित विश्वविद्यालय है। ये कौन सी शाखा से? वज्रयान। कौन सी शाखा से संबंधित है ये? वज्रयान शाखा से। उसके बाद में अगला विश्वविद्यालय है जगदल विश्वविद्यालय। जगदल विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय है ये पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर है ये? पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासन के काल में हुई थी। पाल वंश के काल में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी रामपाल के काल में। रामपाल के काल में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो शिक्षा है वो दी जाती है तंत्रयान की। किसकी शिक्षा? तंत्रयान की, ठीक है। तो चलिए गाइज, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और जिसके भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो वो पीछे की कक्षाओं को ज़रूर एक बार देख के आए। पीछे की कक्षा देखोगे तब नेक्स्ट बाई नेक्स्ट जो कक्षाएं हैं वो एकदम आगे से आगे बढ़ाई गई है और एकदम पहले से सरल से कठिन की ओर चले अपन लोग। तो ये अपना बौद्ध धर्म का जो पॉइंट है ये इस लास्ट कक्षा में पूरा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे। इतने मुझे दीजिए इजाज़त। ऑल दी बेस्ट।